गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका आपके इस यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर फिर से स्वागत है। आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन उसके विषय में चर्चा करेंगे। आशा है कि आप लोग घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। आपके एग्जाम 18 फरवरी से हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके आपके कोर्स और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस स्टार्ट की गई है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब की तैयारी की जाए और आप बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छे अंक से प्राप्त कर सके। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास प्रकाश का परावर्तन। तो उसके विषय में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं प्रकाश के विषय में। चलिए, हम क्या जानते हैं प्रकाश के विषय में, यानी प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश का मतलब क्या होता है? लाइट। तो प्रकाश क्या होता है, पहले हम इसके विषय में जानते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, अगर देखें हम बात करें तो प्रकाश क्या है हमारा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और यह ऊर्जा क्या होती है? जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी जो वस्तुओं को देखने में, जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। यानी प्रकाश के आधार पर ही, यानी प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। एक तरह से जाना जाए तो ये जो प्रकाश होती है, ये जो प्रकाश होता है, यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। क्या होता भैया? विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। यानी इसमें से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है। इस प्रकाश के माध्यम से क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अब बात आते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। तो प्रकाश के आधार पर अगर देखें तो पदार्थों की संख्या, यानी प्रकाश के आधार पर पदार्थ
लगभग 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जो 2 भागों में बांटा गया वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा दीप्त प्रकाश। क्या होता है? दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश यानी दीप्त प्रकाश क्या होता है कि वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वे क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तु यानी दीप्त प्रकाशित वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है भैया? दीप्त वस्तुएं यानी जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं यानी ये इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे हम सूर्य देखें, सूर्य के पास क्या है? स्वयं का प्रकाश है, यानी सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसकी खुद की अपनी प्रकाश होती है और वह माध्यम में यानी वातावरण में चारों तरफ फैल जाता है, तो वह क्या होता है? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वे वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे की बात करें तो सूर्य, सूर्य हमारा क्या है? ये दीप्त प्रकाश है। ये क्या है? दीप्त प्रकाश यानी इनका स्वयं का प्रकाश होता है। अब जैसे हम बल्ब देखें, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब ये किससे जलता है? ये विद्युत धारा के प्रवाह से जलता है। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है तो विद्युत बल्ब जलने लगता है, यानी इनका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक उसी तरह अगर मोमबत्ती, मोमबत्ती को हम जला दें, मोमबत्ती को जला दें तो मोमबत्ती जलती है यानी स्वयं प्रकाशित होने लगती है। इनको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी वस्तु क्या है? हमारा अदीप्त वस्तु। दूसरी क्या है? अदीप्त वस्तुएं। दूसरी हमारी क्या है? अदीप्त वस्तुएं यानी पहली दीप्त वस्तुएं हो गई और दूसरी हमारी क्या है? अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त का मतलब सीधा हम समझ रहे हैं, अ मतलब जिनका स्वयं का प्रकाश न हो। अदीप्त का मतलब हो गया जिनका स्वयं का प्रकाश न हो, बल्कि ये क्या होती हैं? दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो क्या हो गया भैया? वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश न हो, जिनका स्वयं का प्रकाश न हो, जिनका स्वयं का प्रकाश न हो, स्वयं का प्रकाश न हो, प्रकाश न हो, बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से, दीप्त वस्तुओं की सहायता से, दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब कि इन पर जब तक दीप्त वस्तुओं का प्रकाश नहीं पड़ता है तब तक ये दिखाई नहीं देते हैं। स्वयं इनका कोई प्रकाश नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखें, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है हमारा भैया? चंद्रमा। एंड जैसे में हम बात करें तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का क्या होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये किसकी सहायता से दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तभी चंद्रमा हमें दिखाई देता है, अन्यथा चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा क्या हो गया? अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा क्या हो गई? अदीप्त वस्तु। और जितने भी मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब वस्तुएं हैं, ये सब भी क्या हैं? जब तक इन पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा तब तक ये दिखाई नहीं देंगे। यानी कहने का मतलब इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब तक हम प्रकाश इन पर नहीं डालेंगे तब तक ये वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अर्थात हमने क्या समझा कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया दीप्त प्रकाश और दूसरा आपका हो गया अदीप्त प्रकाश। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। क्या है कि प्रकाश के गुण,
अगला हमारा क्या है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। तीसरा क्या है हमारा, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो प्रकाश का गुण यानी प्रकाश के गुण क्या है, उनकी क्वालिटी क्या होती है। तो पहला प्रकाश का गुण होता है यह सीधी रेखाओं में चलता है। यह सीधी रेखाओं में चलता है। यह सीधी रेखाओं में चलता है। अब बात आती है कि सीधी रेखाओं में चलता है, कैसे हम पता करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। कोई एक एग्जांपल देकर हम समझते हैं। तो हम देखते हैं 3 गत्ते ले लेते हैं और उनके बीच में छिद्र कर देते हैं। 3 दफ्ती ले लेंगे त्रिभुजाकार की और उनके बीच में क्या करेंगे, हम छिद्र कर देते हैं। और इन त्रिभुजाकार में बीच में छिद्र करने के बाद यहां पर एक हम मोमबत्ती जला देते हैं। क्या जलाते भैया, मोमबत्ती जला देते हैं। यहां पर हम एक मोमबत्ती जला देते हैं। तो मोमबत्ती जब जला देंगे तो इसमें लौ निकलती है, ठीक है। ये लौ निकलती है। जब मोमबत्ती जलाते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि जो मोमबत्ती का प्रकाश है वह प्रकाश इस दिशा में भी दिखाई देने लगता है। कहां दिखाई देने लगता है, यानी इन तीनों को सीधे में रखने पर देखेंगे तो इधर भी मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यानी यहां भी मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देने लगती है। इसका मतलब यह होता है कि प्रकाश इन बिंदुओं से होकर गुजरता है, तभी तो यहां पर दूसरे छोर पर यह प्रकाश दिखाई दे रहा है, मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से एक गत्ते को, ये जो मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसको हम ढक देते हैं। अब ढक देते हैं तो ढक देने के बाद देखेंगे तो यहां का प्रकाश यहां पर दिखाई नहीं देगा, यानी वहां पर प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखाओं में चलता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। तो इस प्रयोग के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है। अब इसका दूसरा गुण देखें तो दूसरा गुण क्या हमारा, दूसरा गुण है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है भैया, परावर्तन होता है। परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तीसरा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये गुण होते हैं, प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है। चौथा गुण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण भी होता है। क्या होता है, ध्रुवण भी होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण भी होता है। इसका एक और गुण होता है इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव। और एक और होता है कि प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है वह द्वैत प्रकृति होती है। यानी प्रकाश के विषय में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत दिए थे। जैसे प्रकाश के विषय में अगर देखें, बात करें, हम चर्चा करते हैं तो प्रकाश के विषय में, यानी प्रकाश के विषय में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने, यानी सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने, किसने,
आइजैक न्यूटन ने, यानी आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम अपना कण का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? कण का सिद्धांत दिया था। यानी न्यूटन के आधार पर प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं वह कणों के रूप में निकलती हैं। यानी न्यूटन के आधार पर प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह कण का, यानी कण के आधार पर, यानी कणों के रूप में निकलती हैं। लेकिन कण का सिद्धांत इनका सही साबित नहीं हुआ। इसके आधार पर उन्होंने केवल प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किया, अन्य गुणों की व्याख्या करने में ये असफल है। फिर बाद में आए हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह तरंगों के रूप में होती हैं। यानी इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? तरंग सिद्धांत दिया। यानी हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह तरंगों के रूप में चलती हैं। अब तरंगों के आधार पर हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन, यानी परावर्तन की व्याख्या कर दिया, अपवर्तन की व्याख्या किया, व्यतिकरण की व्याख्या किया, विवर्तन की व्याख्या किया। लेकिन ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव इन दोनों की व्याख्या करने में ये असफल है। इन दोनों की व्याख्या करने में क्या है? असफल है। बाद में एक तीसरे वैज्ञानिक आते हैं, मैक्सवेल, जिन्होंने प्रकाश को यह बताया कि ये ऊर्जा बंडल के रूप में चलते हैं। किसके रूप में चलते हैं? ऊर्जा बंडल के रूप में, जिसका नाम उन्होंने कहा फोटान या क्वांटा कहा। जिसका नाम उन्होंने क्या बताया? फोटान अथवा क्वांटा, यानी इनके रूप में चलते हैं। और इसके आधार पर उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या उन्होंने किया। ठीक है, तो ये प्रकाश के विषय में हो गया। अब हम आते हैं अपने आज के जो मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी प्रकाश के परावर्तन के विषय में हम जानते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये कोई पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ है या चिकना पृष्ठ है, चमकदार पृष्ठ है। इसको मानते हैं Z और इसको मानते हैं Z'। जब इस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती है, यानी जो प्रकाश की किरण डाली जाती है, तो ये प्रकाश की किरण यहां से टकरा करके क्या होती है? वापस लौट आती है। यहां से टकरा कर क्या होती है? प्रकाश किरण वापस लौट आती है। तो प्रकाश की किरण को किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराने के पश्चात वापस लौटने की क्रिया को हम क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो परावर्तन की क्या व्याख्या हो गई? यानी जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस लौट आती है। क्या होती है? वापस
लौट आती है, वापस लौट आती है। तो प्रकाश के वापस लौटने की, प्रकाश के वापस लौटने की, प्रकाश के वापस लौटने की, लौटने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अभी हमने बताया, क्या बताया, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये किसी चिकने समतल तल से टकराती है और टकराने के पश्चात क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये जो आने वाली किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। यानी जो वह किरण जो सूर्य के प्रकाश से निकलती है और किसी पालिशदार या चिकने तल पर टकराती है तो वह किरण क्या कहलाती है, हमारी आपतित किरण। और जो वापस लौट रही है उस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जो वापस लौट रही है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके लंबवत पृष्ठ को, एक लंबवत पृष्ठ होता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। और जिस बिंदु पर ये टकरा रहे हैं, जिस बिंदु पर ये टकरा रहे हैं उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी आने वाली किरण हो गई आपतित किरण, जो वापस लौट रही है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, और इसके लंबवत पृष्ठ को हम कहते हैं अभिलंब, और जिस बिंदु पर ये टकरा रहे हैं उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब अगर देखें तो इनके बीच यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और दूसरा कोण क्या बन रहा है, ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बन रहा है, तो इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो हम यहां समझते हैं कि क्या बताया हमने कि जो प्रकाश की किरण है जब किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस लौट आती है। यानी प्रकाश के वापस लौटने की इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने यहाँ बताया आपको कि जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कह रहे हैं और जो वापस लौट रही है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, और इसके लंबवत जो पृष्ठ होता है उसको हम कहते हैं अभिलंब, और जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि परावर्तन के नियम की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। यानी परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम की व्याख्या करते हैं तो देखते हैं कि इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपसे कि जो प्रकाश की किरण है, हमने क्या बताया, ये जो समतल कोई है और यहां जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हमने क्या कहा, आपतित किरण। और ये जो टकरा के वापस जा रही है इसको हमने कहा परावर्तित किरण। और ये जो लंबवत पृष्ठ है इसका, इसको हमने क्या कहा, अभिलंब कहा। यानी इसको हमने क्या कहा, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको हमने क्या कहा, आपतित किरण। और इसको हमने कहा अभिलंब, अभिलंब। और इसको हमने कहा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको हमने क्या कहा, परावर्तित किरण। और इसको हमने कहा
इसको हमने कहा आपतन बिंदु। क्या कहा? आपतन बिंदु। इसको हमने आपतन बिंदु कहा। और अगर देखें तो इसको यानी इनके बीच जो बनने वाला कोण है, ये जो कोण है इसको प्रदर्शित करते हैं आई से, और इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये जो कोण है आपका, ये जो कोण है, ये कोण है, इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि जो आने वाली किरण है उसको हमने कहा आपतित किरण, और जो वापस लौटने वाली किरण है उसको कहा हमने परावर्तित किरण। और इसके लंबवत पृष्ठ को अभिलंब, और ये जो जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं उसको हमने कहा आपतन बिंदु। इनके बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, इनके बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। तो यहां से हम परिभाषा अगर निकाल सकते हैं, अगर निकालें तो आपतन कोण की परिभाषा पहले हम समझ लेते हैं कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? देखें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या हो जाएगा हमारा? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं भैया? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो अभी हमने बताया चित्र से क्या बताया? तीनों यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित होते हैं। यह हमारा हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है? ये देख रहे हैं आपतन कोण, यानी ये आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण। इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी दूसरा नियम क्या हमारा कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या है? यानी जितना कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा उतना ही कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा। यानी कहने का मतलब कि जो कोण आई है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी आई का मान आर के मान के बराबर होगा। ठीक है? तो हम समझते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। यानी आपतन कोण की परिभाषा अगर हमें लिखना हो तो आपतन कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे? तो आपतन कोण की परिभाषा क्या होगी? आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो यहां हम लिख सकते हैं आपतन कोण की परिभाषा अगर लिखना हो हमें तो आपतन कोण के विषय में हम लिख सकते हैं, यानी आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या हो गया भैया? आपतित किरण, आपतित किरण
एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसे आई से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। तो अभी हमने बताया, क्या बताया? कि जो आपतन कोण है वह आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है। अब दूसरा क्या हमारा? परावर्तन कोण। तो दूसरे के विषय में भी हम लिख देते हैं। दूसरा हमारा क्या है? परावर्तन कोण। दूसरा हमारा क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। और इसके प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? आर से व्यक्त करते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। क्या हो गया? अब ये देखिए, हमने बताया कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने लिंक पर भेज दूंगा, जिससे आप भी देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दर्पण। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे सब भी अपने क्लास 10th की बोर्ड की क्लास की जो परीक्षा है उसमें फिजिक्स को अच्छे से जानें और अच्छा अंक को प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।